यारो, तो मैं जो भी बोलता हूँ असल में मैं उसे लिख के, जैसे कि स्टेज पे स्पीच देने से पहले आप प्रिपेयर करते हो, लिख के रफली पढ़ते हो ताकि मैं स्टार्टिंग से एंड तक फ्लो में बोल पाऊँ। तो मैं वैसे कोई प्रिपरेशन नहीं करता। जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं कैमरा चालू करता हूँ, ऑन द स्पॉट मैं सोचता हूँ और साइमल्टेनियसली मैं वर्ड्स में रख के अपने थॉट्स जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरे पॉइंट से बोल देता हूँ। हो सकता है वो जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो कभी मेरे जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तब आया होगा, या कॉलेज टाइम आया होगा, या हो सकता है अभी जब मैं जॉब कर रहा हूँ तब आया होगा। शायद वो रिकॉल हो जाए, या फिर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो चीज आ गया, वो एनालिसिस आ गई कि हाँ ऐसा ऐसा जो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, तो फिर कुछ सोच आ गई तो मैं उससे बस आपके सामने रख देता हूँ। मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि दुनिया में जो भी हो रहा है, ठीक है, चाहे वो गलत है या फिर क्राइम की श्रेणी में आता हो या किसी भी श्रेणी में आता हो, बट इसके लिए रीजन क्या है? इसके लिए बेसिक रीजन ये है कि हमारे पास एक इथिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है। आई मीन टू से हमारे पास वन इथिकल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर होल वर्ल्ड होना चाहिए। पूरी दुनिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होनी चाहिए जो कि इथिक्स के आधार पे प्योरली हो, ना कि किसी भी क्षेत्र के रिलीजन की तरफ बायस्ड हो, बिल्कुल प्योरली इथिक्स के आधार पे। अगर ये नहीं रहेगा तो जैसे जैसे दिनें आते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स, फॉल्ट्स, लड़ाइयाँ, जितने भी हमारे सिस्टम में लूप एंड होल्स है, गलतियां हैं, वो बढ़ती जाएगी और लोगों का हरासमेंट होता रहेगा किसी न किसी चीज पे। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि इस दुनिया को अगर हम एक कंट्री मानते हैं कि और हमारी कंट्री जो मदरलैंड है, सो हम लोग जितने अलग अलग क्षेत्र है हमें एज अ वन कंट्री सोचना चाहिए। सो लाइक डैट हम लोग एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पूरी वर्ल्ड जो है वो एक वर्ल्ड है और उस पूरे वर्ल्ड में जो भी इंसाने हैं, जो भी लोग रह रहे हैं, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो कि प्योरली इथिकल होगा। नहीं तो अगर आप रिलीजन के आधार पर रखोगे तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। मैं ये बातें बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इथिकल पूरे वन वर्ल्ड के लिए और उसमें आपने 1000 मान लो कि लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 950 लॉज जो हैं प्योरली इथिक्स पे बेस है और 50 जो हैं कहीं ना कहीं उसमें लूप एंड होल है। आई मीन टू से डैट हमें कहीं ना कहीं कमियां हैं और वो शायद इथिक्स पे बेस ना हो के शायद उसको थोड़ा बायस्ड हो गया रिलीजन के प्रति या कुछ के प्रति। तो आप ये बोलोगे कि भाई 1000 लॉज में 950 इथिकल है, अच्छा ही देखो ये तुम कमी क्यों निकाल रहे हो कि 50 लॉज अनइथिकल है। लोगों का पॉइंट होता है ग्लास में मैंने पानी भरा, 90% पानी भर दिया, वाटर के ग्लास की लेवल 90% भर दिया, अब देखो ना कि 90% जो ग्लास है पानी से भरा हुआ है, ये क्यों देख रहे हो कि 10% खाली है गिलास का। तो आप ये समझ लो कि जो सही है वो तो सही ही है, लेकिन गलत को अगर आप एनालाइज नहीं करोगे कि वो गलत है तो फिर उसे सुधारोगे कैसे। और जो गलतियां हम सुधारते हैं, जो सुधारते आ रहे हैं, पहले जो होता आया होगा उसको हम सुधार रहे, तभी हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गलतियां देखना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढना, निकालना, उस चीज को जो कमियां हैं, जो भी फॉल्ट्स हैं उसको दूर करना। तो आप दूर तो तभी करोगे ना उस फॉल्ट्स को, कमियों को पहले एनालाइज करोगे, हाँ इस चीज में कमी है और क्या कमी है ये एनालाइज कर पाओगे। अब हम लोग अपने पॉइंट्स पे आते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए इस चीज को कि कुछ नियम है जो इथिक्स के बेसिस पे बनाए गए, लेकिन आपने ऐसा एक नियम, 2 नियम बना दिया या फिर कुछ और नियम बना दिया जो कि अनइथिकल था, जो कि बायस था, चाहे वो पैसे के आधार पे, फैमिली के आधार पे, जन्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, किसी भी आधार पे।
सो जो हमारे इथिकल जो लॉज थे ना पहले वाले, तो वो भी कहीं ना कहीं इस अनइथिकल लॉ के वजह से इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज इंटरलिंक्ड होता है। वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग्स। आप ये नहीं कह सकते कि एक चीज सही है तो वो तो सही रहेगा, वो इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं। दूसरा चीज गलत है और पहला चीज सही भी है तो उसको इफेक्ट करेगा दूसरा चीज। तो पहला चीज जो है हमारा जो मोटो था इथिकली ये एक्सिक्यूट हो, सही जो हमारा मोटो था, वो दूसरी लॉ जो गलत है उसके वजह से पहला लॉ जो सही था इथिकल था वो भी इफेक्टिवली सही से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे ग्राउंड पे। सो मेरे कहने का मतलब 1000 लॉज हैं टोटल, तो उसमें 1000 की 1000 लॉज पूरी तरीके से सही इथिकल होने चाहिए। अगर एक भी लॉ है 999 सही है, एक भी अनइथिकल लॉ है, तो बाकी 999 लॉ को वो पूरी तरीके से इफेक्टिवली लागू नहीं करने देगा ग्राउंड पे। आप एक चीज, हाँ उदाहरण से मैं समझा रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो जब पहले दाल और चावल जब सब उगाते थे और उस टाइम पैसों का कॉन्सेप्ट नहीं था। सो लोग क्या करते थे कि दाल भाई महंगा उगाने में ज़्यादा मेहनत लगती है और जो चावल है कम लगती है। तो अगर चावल जिस क्षेत्र में होता था उन्हें दाल खाना होगा तो वो 1 किलो चावल दिए दाल वाले को, दाल वालों ने 1 किलो से दे दिया। तो लगा कि नहीं 1 किलो दाल उगाने में ज़्यादा मेहनत लगता है बजाय 1 किलो चावल के। तो ये लगा कि ये अनफेयर है, अनइथिकल है ये। तो आपने क्या किया, पैसों का कॉन्सेप्ट ले आया, ठीक है, और इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 100 रुपये दाल अगर 100 रुपये में 1 किलो मिलेगा और चावल 70 रुपये में मिलेगा, क्योंकि चावल कम मेहनत लगती है उगाने में, ठीक है। तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। ये बहुत ही अच्छा इथिकल सॉल्यूशन था वर्ल्ड के लिए, पैसों का कॉन्सेप्ट। पर आपने इस आधार बनाया था ना कि भाई जो मेहनत करेगा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत लगता है दाल उगाने में तो उसे उतना मिलने चाहिए, और जिससे चावल को कम लगता है इसलिए उसका वैल्यू कम रहेगी। तो आपने इथिकल सिस्टम बनाया, ठीक है। अब इस इथिकल सिस्टम को तो बना दिया, पर एक दूसरा चीज जो बहुत ही आपने अनइथिकल बना दिया, दूसरा नियम, दूसरा लॉ, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। वो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पैसा है, आप पैसा हो तो उसे प्रॉपर्टी खरीदते हो, में पैसा आपका जो करेंसी है कैश है वो गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है वो कन्वर्ट हो, आप बेच देते हो तो कन्वर्ट होता है कैश में। सो मनी मतलब कि इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश या इधर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी और मनी जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे चीज में, दोनों एक ही चीज है मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि किसी ने मेहनत किया, ठीक है, ज़्यादा दाल उगाने के लिए उसने बहुत मेहनत किया, जो भी किया उसने उगाया। अब उसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, दाल की कीमत ज़्यादा है मार्केट में क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है। पर आपने एक लॉ लिया है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मान लो कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लेता हूँ कि जिनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है, करोड़पति है। सो उन्होंने, मेरे पापा ने मेहनत की होगी करोड़पति बनने के लिए, बहुत मेहनत की होगी। बट जब मैं जन्म लिया तो मैंने क्या मेहनत किया भाई ऐसे परिवार में जन्म लेने के लिए जो करोड़पति थे? कुछ नहीं, वो किस्मत थी मेरी कि मैं करोड़पति परिवार में जन्म लिया तो मेरे को लेविश लाइफ स्टाइल मिलेगी, मेरी लाइफ इकोनॉमिकली बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी। और जब मेरे अपर जनरेशन खत्म हो जाएंगे सो उनकी प्रॉपर्टी मेरे को ट्रांसफर हो जाएगी और मैं बाय बर्थ एक तरीके से करोड़पति ही तो हूँ ना, जन्म लिया, ठीक है। जब मेरे पिताजी के जनरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर मेरे नाम हो जाएगी। जो गरीब होगा उसके पास बहुत कम होगा या नहीं होगा, तो जब उसके पिताजी गुजर जाएंगे तो जो उसको ट्रांसफर हो गया बहुत कम हो गया, नहीं होगा तो पिताजी के उसके पास भी नहीं होगा। तो ये किस्मत ही तो है, हम किस इकोनॉमिकल स्टेटस के परिवार में जन्म लेते हैं वो हमारी किस्मत है ना। कोई बंदा गरीब परिवार में जन्म लिया, मिडिल क्लास या अमीर परिवार में जन्म लिया कोई बच्चा, वो उसने मेहनत थोड़ी की उसके लिए कि हम अमीर पर ये मेहनत की इसलिए अमीर परिवार में जन्म ले लिया, और उसने मेहनत नहीं की तो गरीब में ले लिया, वो तो बिल्कुल किस्मत ही है। तो आपने कॉन्सेप्ट बनाई थी किसके आधार पे कि हाँ भाई जिसका मेहनत ज़्यादा है तो पल्स, क्योंकि दाल ज़्यादा है तो उसकी कीमत ज़्यादा हो गया। फिर लेकिन आपने अनइथिकल ये बना दिया कि भाई ठीक है
कोई मेहनत से कमाए, लेकिन उसका कोई मेहनत, कोई बच्चा है वो अमीर परिवार में जन्म लिया तो भाई कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो करोड़पति, उतने प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, मिस वो करोड़पति हो गया। वो एक गरीब है, उसको कुछ नहीं मिला, उसको बहुत स्ट्रगल करना। भाई किस्मत चीज आपने ला के बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसका जो आप निगेटिविटी, जो इसका आप डिसएडवांटेज देख सकते हो। मान लो कि कोई बंदा है, अब उसकी मिडिल क्लास है, तो वो बेचारा सोच रहा है कैसे पैसा कमाऊं, कैसे कैसे पैसा बनाऊं। उसको पता है कि भाई पैसा ही सब कुछ है। कोई गरीब है तो वो भी सोच रहा है। और जो मान लो जैसे जिसके पास पैसा है, बाय नेचुरली उसे फैसिलिटी मिली हुई है, अब उसे फैसिलिटी मिली हुई है सब कुछ, बाय बर्थ वो सब कुछ, उसे वो करोड़पति है, तो वो अब उसका अब वो सोच, अब क्योंकि उसको वो चीज ऑलरेडी मिली हुई है बाय डिफॉल्ट, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुनिया इतनी बाइस्ड हो गई है कि एक को दे दिया बिना कुछ किए हुए। अब भाई उसे बिना कुछ किए हुए दे दिया, ठीक है। तो दूसरा जो मिडिल क्लास में है, उसे नहीं मिला तो मेहनत करेगा, उसका दिमाग लगाएगा पैसा कैसे कमाऊं, कैसे ज्ञान अर्जित भी करूं, ताकि मैं उसके जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए पैसा कमाऊं। और ये भी चीज भी है, मोरल वैल्यू पढ़ाई के लिए होती है, बट कहीं ना कहीं यह फैक्ट है कि आज के टाइम पढ़ाई इसलिए भी होती है, हम अपने इकोनॉमिक स्टेटस को भी यूज कर सके उस पढ़ाई के बदौलत। जिसके जो अमीर परिवार में जन्म लिया करोड़पति, उसे तो पैसे की है नहीं टेंशन। तो अब उसके पास जो टाइम है इतने सारे, वो क्या करेगा? वो उस टाइम को फालतूगिरी में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसके पास जो एक एम होना चाहिए था दिमाग लगा के पैसा कमाने का, उसे किस्मत से मिल गया, तो उसे कुछ करना है नहीं। और उसके पास टाइम बहुत है, तो टाइम पास करने के लिए वो क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे चीजों पे इतने खींच के इतने ज्यादा टाइम पे बात करेंगे जिसपे बात होनी चाहिए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन वो इस तरीके से एक ही चीज पे बात करेंगे खींच के इतना, 24 आवर्स तो आदमी उठता भी नहीं है। तो जितना भी उसके पास टाइम है उसी के बारे में बात करते रहेगा, उसी एक टॉपिक के बारे में जिसका कि इम्पोर्टेंस एज ए पार्ट ऑफ लाइफ है। वो खुद में पूरा लाइफ ही नहीं है, लाइक लव। में आप देखोगे जैसे कि मिडिल क्लास में है, गरीब परिवार में, तो उन्हें भाई ऑफ कोर्स लव मैटर करता है, ठीक है। तो वो भाई अपना वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, वो जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ पे ध्यान दे रहे हैं। अगर लव है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो वो फिर जो किसी से रिलेशनशिप में या जो भी है जिसे लव करते हैं, राइट, जो कपल, तो आई मीन टू से डैट जो भी है, तो जब अपना दिन का थोड़ा सा पार्ट ऑफ जो डेली शेड्यूल है वो देते हैं, ठीक है, ताकि जो पार्ट ऑफ लाइफ वो फुलफिल हो और जॉब भी कर पाए। जो हमारा मेजर कंसर्न है जॉब, उसका। अब जिसके पास पैसे हैं उसका क्या होगा? वो पैसे तो ऑलरेडी हैं, अब उसको टाइम पास करना है। अब उसको भाई टाइम इतने, अब क्या है, उसे कमाना तो है नहीं, तो टाइम का क्या करेगा? टाइम तो कंज्यूम होता है कमाने में, पढ़ने में, तो अब क्या करे उस टाइम का? तो अब उसी को, लव को लेके, उसी के बारे में दोस्तों से बात करते रह गया है, ये वो। तो मतलब लव को ऐसा बना देगा ना, वो एक लव जो पार्ट ऑफ लाइफ है, लव ही पूरा जिंदगी ही है। आप डीपली सोचो तो भाई, क्योंकि वो इसलिए उसके पास इतना टाइम है कि उस चीज को इतना इम्पोर्टेंस, उसको चीज को इतना खींच कर बता रहा है, क्योंकि किस्मत से मेजर चीज जो है पैसे, उसको ऑलरेडी किस्मत से ही मिल गई है। जो बाकी के लिए सपना है उससे किस्मत से मिल गया, तो टाइम वो कैसे पास करेगा? और दूसरा कोई बंदा है, उसके पास कैलिबर है, दिमाग भी है, लेकिन पैसे नहीं है, तो उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। बट एक ऑलरेडी करोड़पति में जन्मा हुआ है, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी है सब कुछ, तो इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी इससे ऊपर है, इससे और ऊपर पहुँचना हो तो ये मेहनत करके पहुँचेगा, नहीं तो अब इसे कमाना तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास है, तो जाहिर सी बात है टाइम जो इसके पास यूटिलाइज कैसे करेगा? तो फालतू चीज में ही। सो ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का। और आपने पैसों को आज के टाइम में ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सब कुछ बना दिया है इस दुनिया में। आई मीन टू से दैट ये दुनिया जो है, हर एक चीज जो दुनिया में रन कर रही है, मतलब पूरी दुनिया जो चल रही है, वो मनी, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी ही है। पैसों
कि जो कॉन्सेप्ट उसी के आधार पे पूरी दुनिया चल रही है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया शासन भी अगर हो रही है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी पैसे के कॉन्सेप्ट से ही हो रही है। हर एक चीज में अपने पैसा इन्वॉल्व कर दिया, हर एक चीज में। तो कोई चीज नहीं बचा आज के टाइम जिसमें कि पैसे का डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेना देना ना हो। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली लेना देना होता ही है हर एक चीज में। और उस पैसे के कॉन्सेप्ट में, चलो यहाँ तक तो ठीक है, और उस पैसे के कॉन्सेप्ट में आपने किस्मत ले आया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के जरिए। जो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा, वो किसी को जन्म से अपने आप मिल जाए तो बिना कुछ किए हुए, और किसी को स्ट्रगल करे तब उसके आधा भी नहीं पहुंच पाए जो किस्मत से, जिसके पास इतना पैसा, उसका आधा पैसा अर्पित करने में उसे जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ जाए। सो ये कैसे ये कॉन्सेप्ट है, ये डिस्पैरिटी पूरे समाज में है। मतलब कि समाज को अलग थलग किए हुए कॉन्सेप्ट दिस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है पूरे समाज को अलग थलग किए हुए है। आप डीपली सोचो तो समझेंगे आप। हर एक चीज का कारण, हर एक जो चीजें हो रही है उसमें हर एक चीज का कारण पैसा है। और उस पैसे में अगर आपने अर्जित करने का तरीका है पैसा, उसमें आपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लाया, तो वो पैसे का जो कॉन्सेप्ट जिस चीज के लिए बना था कि जो जितना मेहनत करे उतना कमाएगा, वही गलत आपने कर दिया। ये तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी का। देखो लोग जिनके पास दिमाग नहीं भी है, लेकिन वो अगर पैसे वाले बहुत हैं तो अपना मस्त जिंदगी जी रहे, फालतू की चीज़ों में बातें कर रहे हैं घंटों घंटों। और एक जिसके पास दिमाग है, तो दिमाग तो है लेकिन कहीं ना कहीं उसे पैसे पाने के लिए, मतलब उस दिमाग का जरूरत करके जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आई मीन टू से डैट स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसे, लेकिन स्ट्रगल उसे भी तो करना चाहिए ना जिसके पास लेकिन स्ट्रगल इसे ही करना पड़ रहा है ना कि जो गरीब है। स्ट्रगल इकोनॉमी वाइज उसे तो नहीं करना पड़ रहा जो जन्म से अमीर है। अब लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज हो रही है आज की दुनिया में, जो कि है डिबेट्स, बहसें कि भाई हमें जानवर मांस खाना चाहिए कि नहीं। ठीक है। और कुछ धर्म में ये है कि जैसे कि हिंदू धर्म में है कि कुछ कास्ट मानते हैं कि भाई हमें नहीं खाना चाहिए, और उसके लिए वो रीजन देते हैं कि उनके कास्ट में, उनके रिलीजन में, उनके कास्ट में ये चीज़ बोला गया नहीं खाना है। कुछ कास्ट बोलते हैं कि नहीं, जैसे कि क्षत्रिय हो गया, कुछ हो गया कि भाई हम खा सकते हैं। ठीक है। तो और मुस्लिम में कि भाई खाओ, क्रिश्चियन में खाओ, बुद्धिज्म में ये है कि आप जानवर को मार नहीं सकते। और लिखा हुआ है बुद्धिज्म में कि जानवर को मार नहीं सकते। और भाई जब ये बुद्ध भगवान या किसी ने भी लिखा होगा कि आप जानवर को मार नहीं सकते, तो इसका तात्पर्य यही होगा ना, इसका तात्पर्य यही होगा ना कि भाई जीव हत्या आप करे या कोई भी करे वो गलत है। ठीक है। मतलब उसे मारना नहीं है, और फिर जाहिर सी बात है मारने के बाद खाना भी नहीं है। लेकिन उन्हें मैनिपुलेट कर दिया है लोगों ने कुछ देशों में कि भाई ये लिखा है कि भाई मारना नहीं, इसका मतलब हम खा सकते हैं, बस मार नहीं सकते। तो हम दूसरे से मरवाएंगे, दूसरे लोग जो दूसरे धर्म को जिसमें वो अलाउड है वो मारेंगे और खाएंगे। आपने घुमा के मैनिपुलेट करके पूरा उस चीज़ को, उसका जो मतलब कि इथिक्सिटी थी उस नियम की आपके धर्म में, उसकी अवहेलना कर दी है, भलंडर करके रख दिया आपने उस चीज़ को, उस नियम का। एक जैनिज्म एक धर्म है जिसमें कि ये कि आप मांस नहीं खा सकते, इनफैक्ट मास्क पहनना होता है ताकि कोई कीड़े मकोड़े हवा में उड़ रहे हो मुंह में आके मर ना जाए। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी धर्म हो, ठीक है, वो कोई भी धर्म हो, धर्म को अपने स्थान पर रखें। इस दुनिया में एक इथिकल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि भाई अगर मैं किसी इंसान को मार के खा नहीं सकता क्योंकि उसमें भी प्राण है मेरी तरह, उसी तरह के कोई जानवर में भी तो प्राण है। कोई बोलता है कि वी हैव द इंसाइजर कैनाइज, ये शब्द आते हैं। हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि मांस के लिए होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो हर्बीवोरस, जो मतलब पौधों या ये सब बचाने के लिए होता है। तो
हमारे पास नेचर ने हमें ओमनीवोरस बनाया है कि हम मांस भी खा सकते हैं और हम प्लांट्स को भी खा सकते हैं। तो हमने नेचर नहीं बनाया है तो हम क्यों ना खाएं। सो बात, चलो ये आपका बात सही है, किसी ने बोला इससे ही। सो मेरा पॉइंट ये है कि इंसान भी तो मांस है ना। अगर मेरे को मांस खाना है, ठीक है, मांस में खा सकता हूँ, मेरे पास कैनाइन इंसाइजर है और लार्ज इंटेस्टाइन है। अगर ये मुझे हक देता है नेचर ने कि हम मांस खा सकता, तो इंसान भी तो मांस है सामने वाला, जो दूसरा उसके मैं मार के खाओ जो, तो कोई लॉ मेरे पीछे नहीं पड़ेगी कि आपने उसे मार के क्यों खा गया, नहीं होनी चाहिए। तो कोई दूसरे को मार के खा सकता है इस पूरी दुनिया में, कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को मार के खा सकता है, वो गलत हो जाएगी। नहीं, आप इंसान को नहीं मारे खा सकते। मतलब कि भाई जब मांस, तो चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, हम सब पचा सकते हैं। तो अगर आप इंसान को मार के नहीं खा सकते तो उसी तरीके से जानवर को भी मार के नहीं खा सकते। जैसे इंसान में प्राण है, लाइक दैट जो जानवरों में प्राण है। सो ये स्टुपिडिटी है लोगों की, हाँ, कि जब बोलते हैं कि भाई हमारे पास नेचर ने ये दिया है, ये दिया। सो ठीक है, नेचर ने दिया है, मुझे दिया है। जो इंसान मुझे बोल रहा है कि चीज़ मुझे उसे खाने का मन है, मेरे को वही मांस है, मेरे को खाने का मन है, तो मैं उसे मार लूँ और मैं उसे खा जाऊँ, और कोई लॉ में उसके परिवार वाले कुछ भी मेरे पे केस ना करे, कुछ ना करे, हाँ मेरे बेटे को क्यों मार के खा गया। उन्हें ये बोलना चाहिए कि हाँ तो मांस खाने का मन था, चलो मेरा बेटा भी क्या, शरीर भी तो मांस ही का बना हुआ है, तो उसे खाने का मन था, तो बस मेरा बेटा मतलब वो उसको मेरा बेटा को खा गया, और क्या। तो परिवार को तो इस सिद्धांत पे मेरे पे कोई केस नहीं करना चाहिए, और मुझे एज अ सिटीजन मैं आराम से घूमना चाहिए देश में, लेकिन ऐसा तो नहीं है। सो ये पॉइंट भी गलत है। और इनफैक्ट अब ये बात आती है कि अगर हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इथिकली बनाए जिसमें कि प्योरली इथिक्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है, क्योंकि मांस एनिमल्स कुछ खाना गलत है, इसलिए कोई भी नहीं खाएगा, चाहे वो इंडिविजुअली कोई भी धर्म का हो, मुझे लेना देना नहीं है भाई, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, किसी का धर्म कहता। तो हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है ना मांस खाने का, कि भाई कोई कहता है कि मांस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, किसी धर्म, हमारे धर्म में ये है कि भाई हम गाय को माता मानते हैं, तो भाई अब इसी देश में जिसको हम माता मानते हैं गाय को, अब उसी का अगर कोई हत्या करेगा या खाएगा, तो ये चीज़, दो चीजें एक ही देश में, दो तरह की चीजें रह रहे, तो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट है और सामने हो रही, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा। सो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप पूरे दुनिया पे एक इथिक्स के आधार पे कि हाँ भाई नहीं खाना है जानवर क्योंकि गलत है, इथिक्स के आधार पे, इसलिए खत्म है, इसलिए किसी को नहीं खाना है, चाहे भाई कोई भी धर्म का हो। अब हिंदू में भी ये हिंदू है, ठीक है भाई, मांस नहीं खाना है, इथिक्स में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए नहीं कि मेरे धर्म में उस कास्ट के लिए भाई बोला है कि नहीं खाना है, इसलिए नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको पूरी दुनिया मान रही, उसमें गलत है माना गया। इसलिए कोई भी धर्म को नहीं खाना, चाहे हिंदू हो, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये कोई भी धर्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो। जैनिज्म अगर ये धर्म कहता है कि कुछ नहीं खाना है, तो जैन के लोग इसलिए मांस को ना खाएंगे, उनका धर्म कहता है कि नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वो तो कॉन्फिडेंस हो गया, उनका धर्म भी ये चीज़ कहता है, जो वर्ल्ड के लेवल पे जो इथिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है उससे मेल खाता है कॉन्स्टिडेंटली, इसलिए उनका धर्म में मेंशन है, इसलिए बस ना माने, क्योंकि वो यूनिवर्सल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इथिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें ये इथिक्स के आधार पे ये चीज़ गलत है, इसलिए उन्हें नहीं खाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी धर्म को उनसे मानना चाहिए कि नहीं खाना, चाहे उनके धर्म में अलग से उस पर पाबंदी हो कि नहीं खाना है, या किसी धर्म में अलाउड हो, या किसी धर्म में है कि हाँ भाई कुछ सेट ऑफ एनिमल्स रिलीजियस हैं तो उसके अलावा खा सकते हैं। जो भी धर्म में इंसान हो सबको दूर रखना, सबको भाई बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना है। नज़रअंदाज मीन्स आपके रिलीजियन में और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड का है इथिक्स लेवल पे, उसमें मेल खा रही है बातें तो ठीक है, मेल नहीं खा रही तो आपको वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन इथिक्स के आधार पे
वो चीज़ इथिक्स के आधार पे, इसलिए वो प्रिवेल करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ इथिक्स है। रिलीजन क्या है कि लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिए अपने से, ये है वो है। सो आप रिलीजन अपनी जगह है, लेकिन रिलीजन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इथिक्स के सामने। टू बी क्लियरली, इथिक्स मस्ट प्रिवेल। अब ये चीज हो जाएगा तो फिर लड़ाइयाँ भी खत्म हो जाएगी, चाहे कोई मांस जानवर की हत्या के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर जानवर की हत्या के लिए कि इसका नहीं करना है, वो खत्म हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जानवर का हत्या नहीं करना है भाई, खत्म मत। किसी भी जानवर को खत्म नहीं कर, मारना नहीं है ना खाना है। तो अब चाहे भाई कोई भी जानवर हो, चाहे वो किसी धर्म में अलाउड हो, ये सब सारे जानवर को खाओ, किसी धर्म में अलाउड हो कि हाँ कोई कास्ट विशेष के लिए नहीं खाएंगे, किसी के लिए है कि भाई खा सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ सेट ऑफ एनिमल जो रिलीज उसको नहीं खा सकते। मतलब ही नहीं सच, कोई भी जानवर को नहीं खाना है, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे नहीं रिलीजियस हो, खत्म बात। तो मुर्गा भी वो नहीं खाने का है, वो कुछ भी वो नहीं खाने का है। सो माई पॉइंट इज दिस। तीसरा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पुलिस जो है और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो इसलिए है कि समाज का बेनिफिट तो हो और लोगों का शोषण नहीं हो। मतलब कि जो जनता है उनका जो गलत तरीके से कोई हरास नहीं कर सके, पुलिस इसलिए है। पर सच्चाई ये है कि पुलिस हरास करती है लोगों को, और अगर पुलिस कोई चीज़ को फॉलो कर रही है ग्राउंड पे तो उसमें ज़्यादा चांसेज है वो इसलिए फॉलो कर रही है उस चीज़ को, उस चीज़ में स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि वो लॉ में लिखा, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें उनका अपना पर्सनल ब्राइब है, घूस है। जैसे कि ट्रैफिक हो गई, आप हर एक शहरों में देखते हो 0 माइल होते हैं जहाँ से ट्रक एंट्री करती है शहर में। सो हेवी ट्रक्स को अलाउड नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे चेकिंग नहीं करते क्योंकि वो गलत चीज़ें, रोड खराब होगी। इसलिए कि जाहिर सी बात, इस चीज़ सबको पता है, सबको पता है भाई, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सबको पता है। बस मैं एक तरीके से रिकैप हो रहा है सब चीज़ों का, ठीक है। ये सब चीज़ सबको पता, आम दिन पे हम जो मैंने शुरू से बताया है कि एक चीज़ सबने एनालाइज कर रखा है। तो ट्रक वालों को इसलिए पुलिस वाला रोकता है ताकि भाई उस लॉ के बेसिस पे क्या भाई ऐसा चीज़ है तो मैं तुम्हें हेवली मतलब तुम पे भाई हेवी पेनल्टी डाल सकता हूँ या तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ, ठीक है। इसका डर दिखा के वो बोले कि तुझे इतने पेनल्टी देने पड़ेंगे 10,000, तू मेरे को 500 दे, वो उसके पैकेट में जाएगा, घूसखोरी में जाएगा। तो वो अपनी गलत तरीके से धनवान बनने के लिए इसलिए वो कर रहा है, उस नियम का वो चेकिंग कर रहा है जो कि लॉ में लिखा है। इसलिए नहीं कि उसको 10,000 फाइन करने से मतलब है और उस डर से भाई लोड नहीं करेंगे, ट्रक वाले हेवी लोड लेके नहीं चलेंगे, जैसे रोड खराब नहीं, उससे सब चीज़ से मतलब नहीं है पुलिसों को। और ये सच्चाई है। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं, जो लोअर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं लोअर स्केल पे, और जो PCS ऑफिसर होते हैं या फिर जो भी अधिकारी होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी जनरल एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो जनरल हैं, जो भी वो भ्रष्टाचार करते हैं उनमें पोषण होता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एम्प्लॉयज जो है, आम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं हाथ होता है अधिकारियों का, गवर्नमेंट ऑफिशियल का। मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो आम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन पे जो बड़े बड़े अधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिसको बोलते हैं, तो उनका हाथ होता है क्योंकि उनका जितना भी ब्राइब ले रहे हैं नीचे, मतलब उसका एक पार्ट, एक पोर्शन जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल अधिकारियों को भी जाता है। सो उनके देख रेख में ये सब चीज़ होता है। वो अब कितना भी लोग डिनाई करें, हो सकता है ये 100 में एक पुलिस ऑफिसर सही और पुलिस सही हो, एक गवर्नमेंट ऑफिसर सही हो,
बट कौन पुलिस सही है, कौन गवर्नमेंट ऑफिसर सही है 100 में से जो कि मात्र एक है, उसके माथे पे नहीं लिखा है ना। प्रॉब्लम ये है, अगर 100 में 99 लोग खराब हैं और एक लोग सही है, लेकिन आपको पता नहीं है वो एक लोग कौन सही है, तो फिर आप इस बेसिस पे भाई सबको माफ़ करते जाए, 99 पुलिस को भी, सबको 100 पुलिस को, ये नहीं होगा ना, क्योंकि माथे पे तो लिखा है नहीं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पुलिस वो भ्रष्ट है, 99 है, एक ही सही है। तो आप ये मान लोगे कि इफेक्टिव सिस्टम यही होगा उस चीज़ को अप्रोच करने का, सिस्टम को सुधारने का, कि हम ये मान लें कि 99 पुलिस खराब हैं 100 में से, तो मान लेंगे भाई 100 को 100 ही खराब हैं। आपके पास अप्रोच नहीं बचता। आप इन्वेस्टिगेशन करके कोई एक आदमी को पता नहीं लगाओगे। इन्वेस्टिगेशन क्या है, कोर्ट्स ऑल जो भी कोर्ट्स में जजमेंट होते हैं सब सबूत पे होते हैं। जो क्राइम जो करेगा उसको नहीं पता है कि मैं सबूत छोड़ूंगा तो यार वो अगर ये इन्वेस्टिगेशन होगा कोर्ट में जाएगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो कोई मूर्ख थोड़ी है जो क्रिमिनल है, जो क्राइम कर रहा है, वो सबूत छोड़ के जाएगा। जुडिशरी जो है ना, सबको पता है। अब जज से ही पूछ लो कि आप जस्टिस दे पा रहे हो, वो कोई जज कोई जज को जो ईमानदार होगा उसको दिल पे हाथ रख के पूछ लो कि आपने जितने भी जजमेंट ली है, क्या वो जो सामने लोग उसके साथ इंसाफ हुआ है? वो नहीं बोल पाए, क्योंकि वो जो जजमेंट दे रहा है, जो फैसला सुना रहा है, वो सबूत के तौर पे दे रहा है, जो प्रस्तुत किए गए उसके सामने। अब उस सबूत को भाई मैनिपुलेट किया सकता है। मैनिपुलेट किया, अरे कोई हत्या ही कर रहा है तो वो क्या बेवकूफ़ थोड़ी है कि भाई वो मारेगा तो चाकू छोड़ के जाएगा, वो अपना सब कुछ छोड़ के जाएगा कि हाँ पुलिस आए इन्वेस्टिगेट करे और कोर्ट से उसको सज़ा मिल जाए। उसको पता है कि भाई कुछ सबूत नहीं छोड़ने आए उसको। क्रिमिनल थोड़ी वो बेवकूफ़ है। सबको यहाँ तक कि अब तो साइबर क्राइम जब होने लगे हैं तो भाई क्रिमिनल कितने पढ़े लिखे भी होते हैं जो फ्रॉडगिरी करते हैं। सो मेरा ये पॉइंट है कि कोई जानबूझ के सबूत तो छोड़ेगा नहीं कोई भी क्रिमिनल। अपने होश में जो इतना भी दिमाग होगा वो ये पूरी 100% उसकी यही कोशिश रहेगी कि भाई एक भी छोटा सबूत ना छूटे। तो चलो हम अपने पॉइंट पे आते। सो हाँ, तो पुलिस जो भी कर रही है सिस्टम में, ठीक है, कोई लॉ को अगर लॉ है कि भाई चेकिंग करना है, ठीक है, ताकि हेवी ट्रक ना पास हो, तो उसका जो सोल पर्पस था उसका कि भाई पेनाल्टी हो या फिर जेल में डाल दिया, ट्रक को आगे नहीं बढ़ने जाए, तो सर्व ही नहीं हुआ, पैसा दिया छोड़ दिया, ट्रक तो चली ही गया आगे, रोड तो खराब होगा ही होगा। तो और इस सिस्टम में सही बता रहा हूँ, जो पुलिस जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, जो भी गवर्नमेंट, आप यू कैन से पुलिस एक डिपार्टमेंट कह सकते हो। पुलिस डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट के अंदर आती है वो डिपार्टमेंट, जो कि लोग हैं वो आप कोई ताकतवर लोग, कोई कमज़ोर लोग, कोई गलत लोग, जो दूसरे लोग जो अपने जगह पे सही हैं उनको हरास ना कर सके अपने पावर के बदौलत, या कैसे भी किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम करके अच्छे लोगों के साथ लोगों के साथ गलत लोग हरासमेंट नहीं कर सके, इसलिए पुलिस का इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट बनाया गया। पर हो क्या रहा है, वही जो पुलिस जो है वही असल में हरास करी लोगों को। बिलजाओ लड़ाइयाँ होती हैं, बुरा पुलिस को जाएंगे कुछ करेंगे नहीं, फिर आप तंग आ जाओगे तो फिर पुलिस वो जानबूझ के पूरा घुमाती है, आपको पता ही है। फिर वो मतलब इस तरीके से बिहेव करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन पूरी तरीके से वो साइन दे देते हैं कि भाई पैसा दो, घूस दो, तभी कुछ मैं एक्शन लूँगा उस पर। आप देते हो, एक्शन लेते हो उस पर, तो उधर से भी पैसे लेती है। आपस में लड़ाई हो रही है इधर पड़ोसी की या कहीं की भी, कुछ भी हाथापाई कुछ भी, पुलिस इधर से लेती है उधर से लेती है, ऐसे ही करते करते वो पुलिस को मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। आप ये बताओ कि कोई क्राइम किया, ठीक है, और उसने क्राइम किया और पुलिस को लॉ को जो भी डिपार्टमेंट है उसको ब्राइब करके वो बच गया, ठीक है, तो उस जो क्रिमिनल है अब उसको पता है कि भाई मैं क्राइम करके कुछ नहीं हुआ मेरा, और जो कल्प्रिट है उसको मैंने ये कर दिया, उसको बिगाड़ दिया मैंने, ठीक है, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, उसको मैंने बिगाड़ दिया, उसके बाद लॉ मेरा कुछ नहीं बिगाड़, पैसा जाने दे पाए, तो हौसला बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो पुलिस ने ब्राइब करके क्रिमिनल को छोड़ दिया, उसके तरफ बायस्ड हो गया, उसको फेवर करके उसके तरफ उसके अगेंस्ट में जो केसेस थे उसको उसके इम्पोर्टेंस को कम कर दिया पुलिस ने, अपने पावर के इन्फ्लुएंस करके ब्राइब ले लिया उसे इन्फ्लुएंस करके। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने ऐसा करके बढ़ावा दिया ना क्राइम को। तो पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के लिए है कि उस क्राइम के जो लॉज हैं उसके तहत वो क्रिमिनल से पैसा लेके उसको छोड़ के उस समाज में क्राइम इस तरीके से बढ़ाने के लिए है, समाज में क्राइम को रोकने के लिए है ना। लेकिन ये सब करके तो क्राइम को बढ़ा रही है। और कोई, सबको पता है भाई पुलिस कैसी है, कोई खुल के सब लोग नहीं आते। मान लो 2 लोग आ जाते हैं तो अब पुलिस को पता है कि भाई उनके पास पावर है, कैसे कैसे वो टॉर्चर करती है, कौन कौन से दफ़ाएँ लगा के। और फिर वो जो दो बंदा है, मान लो कि जो पुलिस के खिलाफ जो पुलिस की जो गुंडागर्दी नहीं, जो पुलिस अपने पावर का मिसयूज करके एक तरीके से पुलिस है लेकिन एक तरीके से पैरेलल गुंडागर्दी कर रही है इन रियलिटी। उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हो जो बनते हैं उसको, क्या पुलिस उसे टॉर्चर करती है। और फिर बाकी लोग भी जानते हैं कि भाई ऐसा ही होता है और फिर किसी को हिम्मत नहीं होता है। अगर सब लोग जाएंगे तो होगा ही होगा। पुलिस कितनी होगी एक सिटी में? पुलिस मान लो कि 1 करोड़ जनसंख्या है मेट्रोपॉलिटन शहर की, पुलिस कितनी होगी? 1 लाख होगी। पुलिस कर रही है गलत और सब पुलिस सही करती है, वही बात है 100 में से 1 होगा तो होगा। अब उसके आधार पे मैं ढूंढते तो नहीं चलूँगा ना कि कौन सही है पुलिस 100 में से। भाई सब पुलिस को मान लूँगा कि 99 खराब है तो 100 पूरे खराब है। अब उस शहर में, मेट्रोपॉलिटन शहर में 1 लाख पुलिस होगी, 1 करोड़, 1 लाख तो ज़्यादा होगी, चलो 1 लाख पुलिस होगी और 1 करोड़ जनसंख्या लोगों की। अगर जो गलत करिए पुलिस डिपार्टमेंट, वो 1 करोड़ लोग अपने घर से निकल के आवाज़ उठाएंगे, पुलिस क्या कर लेगी फिर? पुलिस तो 1 लाख है ना, वहाँ पे 1 करोड़ लोग हैं। हमें एकता की ज़रूरत है, हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और फिर एक और पॉइंट, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। मैं कोशिश बस ये कर रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट जो जा रहा है उसे बोल रहा हूँ। सो मेरा ये बोलना है कि जो गलत है ना सिस्टम में, उसे हम एनालाइज करने की गलत है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। और बहुत लोग बोलेंगे आवाज़ उठाना है, अभी बोलोगे ये सही बोल रहा है ना, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। आप देख लो मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है और मैं इसके लिए बनाता भी नहीं हूँ। मैं तो बस इसलिए बनाता हूँ कि जो पॉइंट्स हैं, मैं जो मुझे लगता है, जो सबको पता है असल में, कि वो चीज़ रिकैप हो जाए। और अगर कुछ चीज़ ऐसा कि जो आपने एनालाइज ना की हो वो भी आप एनालाइज कर पाएँ। और सिस्टम को बदलने के लिए आपको वो जो आपको आक्रोश है, ठीक है, उसे एक तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है अपने आक्रोश को, वो है। हाँ, जाहिर सी बात है 2024 में हम लोग हैं और हमारे पास इलेक्शन हैं। तो जो सेंट्रल के मुद्दे हैं, अब ये नहीं है कि जो स्टेट के मुद्दे जो हैं अब उसको आक्रोश आप दूसरे इलेक्शन पे निकालें। सेंट्रल को जो मुद्दे जो गलत हैं उसको उठाएं, ठीक है, जो सही हैं उसे प्रेज करें, उस आधार पे आप वोट करें। आप प्रेशर बनाए गवर्नमेंट पे हमेशा कि आप जो हैं हमारी सेवा के लिए हैं। आप जो गवर्नमेंट है इस कंट्री की, जो अलग अलग स्टेट्स में जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जनता की जनता का कल्याण तो बहुत, मतलब कि वो सिंपल सा एक शब्द हो गया। आई मीन टू से दैट ओवरऑल जनता का प्रोस्पेरिटी के लिए है, ठीक है।
उसकी ये इसलिए नहीं है कि किसी तरीके से कि जो नेता हैं हम उन्हें अपने सर पे बैठा लें, ठीक है कि नहीं। जैसे आप भले ही जनता का सेवक हो, पर कहीं ना कहीं आप राजा भी हो, तो हम लोग आपके सामने झुकते हैं। ऐसा मेंटेलिटी नहीं रखने का है। और एक फटाफट एक पॉइंट जो हम लोग सब जानते, नहीं शायद जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे बहुत लोग, ठीक है। जैसे कोई पार्टी है, अब या कोई भी डिपार्टमेंट है, पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गई, कुछ भी हो गई, राइट। सब वहाँ मान लो कि जो नेता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े नेता का बेटा है, इसलिए उसे पार्टी में एक अपर वैल्यू मिला हुआ है, उसे एक पावर मिला हुआ है पार्टी के ओवर, ठीक है। हो सकता है प्रेसिडेंट हो सकता है वो, अगर पावर में हो उसकी पार्टी, तो हो सकता है वो सीएम हो, डिप्टी सीएम हो। वो इसलिए है क्योंकि वो अपने पिता का बेटा, और वो काबिल भी है, ऐसा नहीं बोला काबिल नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये ध्यान से सुनो सब, पार्टी का लीडरशिप उसके पास जाना चाहिए, कोई भी डिपार्टमेंट कुछ का भी लीडरशिप उसके पास जाना चाहिए। मतलब कि जब जो सबसे ऊपर वाली कैलिबर वाली डिजिग्नेशन, उस पर सबसे कैलिबर वाला इंसान होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड करेगा वो काबिल, आप ध्यान से सुने, पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड करेगा, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को हेड करेगा, उस पार्टी का सबसे काबिल होना चाहिए, ना कि काबिल ही केवल होना चाहिए, सबसे काबिल। हो सकता हो कि पार्टी हो, उसका बेटा जो है काबिल हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बाकी लोग काबिल नहीं। काबिल तो बाकी लोग भी होंगे ना। और आप तो भाई कहीं ना कहीं फादर के इन्फ्लुएंस से आपको एक बहुत बड़ा ही स्टार्ट मिल गया, ठीक है। जो आम लोगों के पीछे से, जो भाई आम करे करता जो स्टार्ट कर रहे हैं कुछ भी ना से, बस कुछ नहीं है, उतना स्ट्रगल कर करके आगे बढ़ वो कोशिश कर रहे हैं, तभी उन्हें मिल रहा। आप ऐसे बेटे हैं, हाँ आप काबिल भी हैं, लेकिन जो बाकी है वो भी काबिल नहीं है क्या, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला। और आपको अपने फादर के इन्फ्लुएंस से डायरेक्ट मौका मिल गया वहाँ पे उस लेवल पे स्टार्ट करने के लिए, जिसके लिए बाकी कार्यकर्ता जो हैं वो तरस रहे हैं वहाँ जाने के लिए, वो आपको स्टार्टिंग में ही मिल गया। और फिर आप क्योंकि काबिल थे, और कैसे कैसे आप पार्टी पे इन्फ्लुएंस रख के आप आगे बढ़ के उसी के सीएम बन जाए, कुछ ही बन जाए। बट द पॉइंट इज, आप सबसे काबिल तो नहीं थे ना। अब आपके पार्टी में बाकी लोग होंगे जो आपसे भी काबिल थे, आप काबिल थे, लेकिन आपसे भी ज्यादा काबिल थे आपके पार्टी में। और जो सबसे काबिल जो आप जितने भी लोग थे, ठीक है, उसमें जो सबसे काबिल था उसको हिट करना चाहिए था। और अगर ऐसा होता है कि पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नेता हैं, सब कुछ, उसमें जो सबसे काबिल नेता है, जो सबसे काबिल नेता है, वो अगर सीएम का बेटा है, एक्स सीएम का बेटा है, या एक्स पावरफुल पॉलिटिकल लीडर का बेटा है, तब वो कॉन्फिडेंस होगा कि भाई वो सबसे काबिल व्यक्ति है। और कॉन्फिडेंटली वो, उसके पिता सीएम भी थे, उसके पिता पार्टी प्रेसिडेंट भी थे, वो कॉन्फिडेंट तब होगा जब वो सबसे काबिल होगा। पॉलिटिकल पार्टी में काबिल जो सीएम के बेटे होते हैं, या फिर जो भी हैंडल कर रहे हैं पार्टी को प्रेसिडेंट लेवल पे, या फिर जो सीएम है, कुछ भी कोई अच्छे डिजिग्नेशन पे है, पावर में है पार्टी में, सो वो काबिल है। दिस डजंट इम्प्लाइज दैट कि उस पोजीशन के लिए वो डिजर्व करते हैं वो। अब पॉलिटिकल पार्टी आपको मैनेज करना, काबिल तो होना ही पड़ेगा। अब वहाँ जाके भाई ताली थोड़ी बजाना है आपको, काबिल तो होना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे काबिल तो नहीं हो ना। मेरा पॉइंट वही, सबसे काबिल तो नहीं हो ना भैया। अब कोई पार्टी ले लो, ये अगर मैं कोई पार्टी लेता हूँ, ठीक है, मान लो कोई पार्टी एक्स है, और उसके जो प्रेसिडेंट है, जो हेड कर रहे हैं, हो सके डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही आदमी है जो बंदा कर रहा है उसको लीड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पार्टी को इतना, जितना जिस मोमेंट पे अभी है, कुछ तो वोट है उसका, तो कुछ तो उतना तो काबिलियत है उसमें कि हाँ भाई, तभी तो पार्टी टूटी नहीं। लेकिन वो सबसे काबिल आदमी नहीं है ना।
काबिल होने से नहीं होता। 1000 लोग हैं, उसमें 100 लोग तो काबिल होंगे 1000 लोगों में, लेकिन 100 लोग में सबसे काबिल होगा वो सबसे काबिल, सबसे हायर डेजिग्नेशन पे उससे होना चाहिए। ये मेरे पॉइंट। सो हर एक चीज को हमने मेसअप कर दिया है देखा जाए तो।